हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इनमें से आपका कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम को सफल बनाना। तो यह क्लास का उद्देश्य होता है कि अधिगम को क्या किया जाए, सफल बनाया जाए। ऑप्शन बी है सहकार्य शिक्षा को बढ़ावा देना। तो कक्षा कक्ष का यह उद्देश्य होता है कि सहकार्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन सी है मानव संसाधन का विकास करना। तो कक्षा कक्ष का यह भी उद्देश्य होता है कि मानव संसाधन का विकास किया जाए। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। उसके बाद ऑप्शन डी हमारा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। तो हमें क्या बताना है कि कक्षा कक्ष का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो क्लास में आपका गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें से हमें बताना था कौन सा आपका क्लास का उद्देश्य नहीं होता है, क्लास में कौन सी गतिविधि नहीं की जाती है। तो आपका गैर शिक्षण जो गतिविधियाँ होती है, शिक्षा से अलग हट की जो गतिविधि होती है, उसका संचालन स्कूल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक को करनी चाहिए। तो क्लास में टीचर अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे क्या करना चाहिए टीचर को। तो ऑप्शन ए है छात्रों का ध्यान आकर्षित। तो टीचर अगर बार बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे बच्चों का क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा। तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है कक्षा में शांति बनाया जाए। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे क्या करेंगे, शांति से उस क्वेश्चन को सुनते हैं। तो यह भी सही है कि प्रश्न पूछकर कक्षा में शांति बनाई जा सकती है। ऑप्शन सी है छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास किया जाए। तो यह भी सही बात है कि टीचर अगर प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों में उसका आंसर देने की क्षमता का वृद्धि होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। इसमें प्रश्न है कि प्रश्न उत्तर जो तकनीक होता है वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करता है। तो यह किसे सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन ए हमारा है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता से। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में आने से। या ऑप्शन सी है अधिक अनुशासित कक्षा। या ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो देखिए आप लोग देखते हैं कि प्रश्न उत्तर जो होता है, यह तकनीक जो होता है, जैसे टीचर क्या करते हैं, कभी कभी क्लास में आपका टीचर प्रश्न और उत्तर का क्विज कराते हैं, क्वेश्चन आंसर का क्विज कराते हैं। तो क्विज से क्या होता है, बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं और सही सही आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न उत्तर तकनीक से क्या होगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता क्लास में होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है, इसके द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लानी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ऑप्शन बी नंबर है कि प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञानवर्धन करना। तो यह फिक्स नहीं होता है कि सोमवार को ही या इसी दिन। ऑप्शन सी है धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेडिंग। तो हम ग्रेडिंग मार्क्स में इसमें क्या कर सकते हैं, मार्क्स में हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी है माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो माता पिता को इसमें सम्मिलित करना है, तो ये भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा
कि रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाया जाए। पहले हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी क्लास का सब्जेक्ट देखते हैं तो किसी भी विषय में क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर को ही आपका हार्ड नहीं बनाया जाता है। एक बेसिक पॉइंट होता है, एक क्लियर आपका सिलेबस होता है, उसके अनुसार पढ़ाया जाता है। तो टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए आपका रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय किन उद्देश्यों का पर विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ऑप्शन बी है मूल्यपरक निर्णय लेना, ऑप्शन सी है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, ऑप्शन डी है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो किसी भी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते हैं तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार करनी चाहिए। तो इसका सबसे मेन आपका उद्देश्य होता है कि यह आपका लोकप्रिय घटनाओं को उजागर किया जाए, ऐसे ऐतिहासिक वर्णन क्लास में करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी आपका विधि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, या ऑप्शन बी है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन सी है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या ऑप्शन डी है एक कहानी सुनाना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका सटीक ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी कि किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। कारखानों के विषय में पढ़ाना है तो सबसे इजी आपका रहेगा कि हम क्या करें, प्रैक्टिकल ही बच्चों को करा दें। हम कारखाने में क्या करें, बच्चों को ले जाए, वहाँ का यात्रा कराएं, जिससे क्या होगा, बच्चे उसे आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो क्लास में आपका सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, तो टीचर को इसमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, ऑप्शन बी है काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करें, ऑप्शन सी है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, और ऑप्शन डी है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो शिक्षक काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि छोटे छोटे समूहों में बच्चों को विभाजित करने से क्या होगा, कोई भी कार्य आसान हो जाता है और बच्चे एक साथ मिलजुल कर उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव विषय वस्तु के छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु के छात्र हैं उन्हें परिचित कराने का सबसे आपका सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, ऑप्शन बी है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ऑप्शन सी है वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण कराना, और ऑप्शन डी है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी में दिया है कि वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण कराना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे अच्छा होता है। तो हम जो आपका प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीवन वाले जो स्टूडेंट हैं, इन प्रकार के छात्रों को शैक्षणिक विधि देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम नीति है। इसमें क्या है, आदिवासी विषयक परिचय कराने का सर्वोत्तम नीति क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है उनके आदिम देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उसके बाद ऑप्शन बी है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ऑप्शन सी है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, या ऑप्शन डी है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। तो आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम नीति हो सकता है आपका उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो बच्चे के ही हम पूर्व काल को हम इसमें चर्चा कर सकते हैं इससे जोड़कर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो एक जो आपका शहर का स्कूल है, इसमें भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ऑप्शन बी है वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। ऑप्शन सी है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन डी है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो किलपैट्रिक के हिसाब से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन ए हमारा है खेल विधि, ऑप्शन बी है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सी है परियोजना विधि और ऑप्शन डी है खोजबीन विधि। तो इनमें से आपका सर्वोत्तम विधि हो सकता है परियोजना विधि। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। किलपैट्रिक के अनुसार आपका लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण का सर्वोत्तम विधि आपका है परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। तो किस प्रकार की कहानी सुनाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अवलोकनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है चर्चा, ऑप्शन सी है वृत्तांत उपागम या ऑप्शन डी है समस्या समाधान उपागम। तो एक बच्ची इसमें क्या है जल का बचत करती है खुद से कई प्रकार का, तो इस कहानी को सुनाएगा उसे हम वृत्तांत उपागम कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो सीखने में जो बच्चे क्या है कमज़ोर हैं, तो ऐसे शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो ऑप्शन ए है विशेष प्रकार की, ऑप्शन बी है समावेशी, ऑप्शन सी है आधुनिक या ऑप्शन डी है अनन्य। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी की समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी आपका समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए हमारा है परियोजना विधि, ऑप्शन बी है स्रोत विधि, ऑप्शन सी है कहानी सुनाने वाली विधि या ऑप्शन डी है पूछताछ विधि। तो विद्यार्थियों को किस प्रकार सोचने के लिए बनाना है? इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बच्चे कब सुन सकते हैं? जब उन्हें स्रोत का दिया जाए। तो बच्चों को जब कोई स्रोत मिलता है किसी विषय के बारे में तो उसके बारे में बच्चे सुन सकते हैं। तो यह विधि आपका हो जाएगा स्रोत विधि। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? अवलोकन करना है इसमें, तो अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा है विश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रतिपादन, ऑप्शन सी है निगमन या ऑप्शन डी है मस्तिष्क आलोड़न। तो अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया आपका विश्लेषण कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? इनमें से कौन सा वह प्रश्न है जो विद्यार्थियों में आपका आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है अभिसारी प्रश्न या ऑप्शन डी है बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो इसमें कौन सा वह प्रश्न है जो विद्यार्थियों में आपका आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंद उत्तर वाले प्रश्न। ये क्या होते हैं? ये बच्चों में आपका आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक चिंतन की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता आपका आलोचनात्मक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है
इसमें निष्पक्षता पाई जाती है। ऑप्शन बी है इसमें कारण कार्य संबंध पाया जाता है। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता को मान्यता नहीं देता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक चिंतन की नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता को मान्यता नहीं देता है। यह आपका क्या है, आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। इनमें से कौन सा आपका सृजनात्मक चिंतन का गुण है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है अभिसारी, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है मनन या ऑप्शन डी है निगमन। तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा आपका सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादक। उत्पादक क्या है, यह आपका सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है। इसमें क्या है, तर्क करने का प्रयास है। तो इसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए है जटिल सोच, ऑप्शन बी है बुद्धिमान सोच, ऑप्शन सी है अमूर्त सोच या ऑप्शन डी है आलोचनात्मक सोच। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया है तर्क करने का, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी आलोचनात्मक सोच। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा आपका आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न पक्षों पर विचार करना। तो विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाएगा तो यह आलोचनात्मक चिंतन हो गया। ऑप्शन बी है वाद विवाद में सम्मिलित होना, तो ये भी क्या है, आलोचनात्मक चिंतन है। ऑप्शन सी है आप क्या जानते हैं प्रश्न का उत्तर देना, तो ये भी आलोचनात्मक चिंतन है। ऑप्शन डी है वाद विवाद में सम्मिलित होकर दूसरों को भ्रमित करना, यह आपका आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का आज डिस्कशन किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।